Hello, and a warm welcome to the Ghatna Chakra book video. Let's begin this journey where we will present every topic in a simple, clear, and exam-oriented manner. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में डिजिटल अधिकार, ये कैसे बने और आज हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबकी ऑनलाइन ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि जब हम इंटरनेट की दुनिया में होते हैं तो हमारे अधिकार क्या होते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी कानून को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम असल में बात किस चीज़ की कर रहे हैं। मतलब ये डिजिटल राइट्स या डिजिटल अधिकार आखिर है क्या? तो देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि डिजिटल अधिकार वो हक है जो हमें ऑनलाइन दुनिया में पूरी तरह से हिस्सा लेने की आज़ादी देते हैं। ये कोई बिल्कुल नया अधिकार नहीं है। असल में ये हमारे पुराने मानवाधिकारों का ही एक डिजिटल रूप है, जैसे प्राइवेसी का अधिकार या फिर अपनी बात कहने की आज़ादी। अब ये देखते हैं कि ये पूरी कहानी आगे कैसे बढ़ी। कोई एक ठोस कानून बनने से बहुत पहले भारत की अदालतों ने केस दर केस इन अधिकारों की नींव रखनी शुरू कर दी थी। और ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि जब कोई एक खास कानून मौजूद नहीं था, तब हमारी अदालतों ने ही डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों को समझने और उन्हें बचाने में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाई। चलिए, कुछ ऐसी ही बड़ी कानूनी लड़ाइयों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ एक सुविधा से एक बुनियादी अधिकार बनाने में मदद की। तो कहानी की शुरुआत होती है फ़हीमा शेरीन मामले से। यहाँ केरला हाई कोर्ट ने कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि स्टूडेंट्स को इंटरनेट से दूर रखना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद आया अनुराधा भसीन का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये और भी साफ कर दिया कि हमारे मौलिक अधिकार ऑनलाइन दुनिया में भी उतने ही मजबूत हैं, यानी इंटरनेट के जरिए अपनी बात रखने और अपना काम धंधा करने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। और फिर अमर जैन मामले में ये बात और भी पुख्ता हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को सीधे तौर पर जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। इस फैसले ने ये तय कर दिया कि डिजिटल सेवाएं अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। तो अदालतों ने तो अपनी तरफ से नींव रख दी, अब जरूरत थी एक मजबूत और एक कॉम्प्रिहेंसिव कानूनी ढांचे की। चलिए अब उस पर आते हैं। और यहीं एंट्री होती है 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसे हम शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं। ये कानून एक तरह से उन सभी न्यायिक कोशिशों का नतीजा था। इसे खासकर पर्सनल डेटा, मतलब वो जानकारी जो सीधे तौर पर किसी की पहचान बताए, जैसे नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल, उसे सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। तो इस कानून का मेन मकसद क्या है? इसका फोकस हम जैसे नागरिकों पर है। इसका सीधा सा उद्देश्य है कंपनियों और संस्थाओं के लिए साफ और निष्पक्ष नियम बनाना कि वो पर्सनल डेटा को कैसे हैंडल करें ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। अब इस कानून को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी फिलॉसफी। ये 7 एकदम साफ सिद्धांतों पर बनाया गया है। आइए इन्हें जरा समझते हैं। ये 7 सिद्धांत कह सकते हैं कि इस कानून की आत्मा है। इन्हें सरल अप्रोच भी कहा जाता है, जिसका लक्ष्य है डेटा सुरक्षा को आसान बनाना। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है सहमति और पारदर्शिता, यानी कोई भी कंपनी किसी का डेटा लेने से पहले पूछेगी और बताएगी कि वो उसका क्या करेगी। दूसरा, उद्देश्य सीमा, मतलब डेटा सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा जिसके लिए सहमति दी गई है, किसी और काम के लिए बिल्कुल नहीं। तीसरा, डेटा न्यूनीकरण, मतलब सिर्फ उतनी ही जानकारी मांगी जाएगी जितनी उस काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, फालतू कुछ नहीं। चौथा, सटीकता, ये कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो डेटा को सही और अपडेटेड रखें। पांचवां, भंडारण सीमा, काम पूरा होने के बाद डेटा को हमेशा के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, उसे हटाना पड़ेगा। छठा, सुरक्षा उपाय, डेटा को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी की है जिसके पास वो डेटा है। और सातवां, जो कि सबसे जरूरी है, जवाबदेही, यानी अगर डेटा लीक होता है या उसका गलत इस्तेमाल होता है तो उस कंपनी की जवाबदेही तय होगी। तो ठीक है, ये सारे सिद्धांत और कानून तो बन गए, लेकिन एक आम नागरिक के लिए इसका असल में मतलब क्या है? अब इससे क्या बदलेगा? ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। पहले जहां हमारे अधिकार कोर्ट केस पर निर्भर थे, अब वो एक ही कानून में लिखे हुए हैं।
हम एक बिखरी हुई सुरक्षा से एक मजबूत कानूनी ढांचे की तरफ बढ़ गए हैं, जहां कंपनियों की जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अब किसी का भी डेटा इकट्ठा करने के लिए उसकी सहमति लेना ज़रूरी है। उस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होगा जिसके लिए वो लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। और इन सब पर नज़र रखने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया गया है। तो अब अधिकार कानून में दर्ज हैं और जिम्मेदारियां भी तय हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि एक नागरिक के तौर पर अपने डेटा और अधिकारों की इस नई दुनिया के लिए हम सब कितने तैयार हैं।